आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की एक प्यारे से चैप्टर के बारे में जो प्रोज सेक्शन से लिया गया है। चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लैंगरलोफ। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के समरी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने क्लास 12th के सभी बच्चों को शेयर जरूर करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का जो चैप्टर है, जैसा कि हमने बताया, द रेड ट्रैप, जो एक सार्वभौमिक संदेश देता है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका मानना है कि इंसान के अंदर आवश्यक अच्छाई को समझ और प्रेम से जगाया जा सकता है। जैसा कि स्टोरी में आयरन मास्टर की बेटी द्वारा दिखाए गए दयालुता और उसके अतिथि का कार्य पेडलर में बुनियादी मानवीय अच्छाई को जगा देता है। कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है, दुनिया एक बड़ा चूहेदानी है और दौलत ही हमें लुभाते और फंसाते हैं। तो इस कहानी में कहानी कुछ शुरू होती है उस चूहेदानी बेचने वाले से। जैसा कि आप कहानी पढ़ेंगे तो कहानी में आपको पता चलेगा। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। द रेड ट्रैप एक व्यक्ति है, द रेड ट्रैप सेलर एक व्यक्ति है जो चूहेदानी बेचता है, जिसे वह खुद बनाता था और अपनी व्यवसाय लाभ के लिए कमाता था, रोजी रोटी चलाता था। इसलिए उसे भीख मांगने की छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ा। उसके जो कपड़े लत्ते थे बहुत ही फटे पुराने थे और उसके गाल अंदर की तरफ धंसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख चमक रही थी और उसका जो जीवन था वो बहुत ही निराश और उदास था। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, हु वाज रेड ट्रैप। अब रेड ट्रैप को कई नामों से बताया गया है। रेड ट्रैप भी है, पेडलर भी है और वंडरर भी है। बहुत सारे नाम है। आप चैप्टर रीड करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब उस व्यक्ति का संसार के बारे में क्या राय थी, सेकेंड पॉइंट में हम दर्शा रहे हैं। पेडलर का मानना था कि ये पूरा जो दुनिया है, पूरा जो समाज है, ये क्या है, एक बड़ा चूहेदानी है और कुछ भी नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए चारा लगाना था, जिसमें हम दौलत, सुख, आश्रय, भोजन और वस्त्र और कुछ नहीं बल्कि लुभावने चारे थे, जो कोई भी इन प्रलोभन से खुद को लुभाने देता है। चूहा उस पर बंद हो जाता है और फिर सब कुछ खत्म सा हो जाता है। दुनिया कभी भी पेडलर के प्रति दयालु नहीं रही। एक दिन शाम को जब वह सड़क पर घूम रहा था तो रास्ते में उसे झोपड़ी मिलती है, जो एक क्रॉफ्टर का था, बूढ़े क्रॉफ्टर का था। और वह दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। सामने से दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो अकेला है। उसके घर में उसे देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। वह उसका अभिवादन करता है और अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए खुश था। वो दोनों ही रात के समय काफ़ी अच्छे से एंजॉय के साथ अपना रात बिताते हैं। दोनों साथ खाना खाते हैं और सोने से पहले मेजबान के साथ वो क्राफ्टर क्या करता है, मोजोलिस गेम खेलता है। ये जो ताश का एक गेम होता है, मोजोलिस गेम इसी को कहते हैं। तो इस तरह से सेकेंड कैरेक्टर हो जाते हैं। इसके बाद जो क्राफ्टर है उसे अपने कुछ पैसों के बारे में बताता है, अपने अर्निंग के बारे में बताता है। वह उसे बताता है कि बहुत पहले जब वह नवयुवक था तो एक आयरन मिल में वह काम कर रहा था और उसे बताता है, चूंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, अब मैं काम नहीं कर सकता। इस वजह से मेरे पास एक गाय है जिसका मैं दूध बेचता हूँ, जिससे मैं पैसे कमाता हूँ। और उसे यह भी बताता है कि मैंने अभी हाल में ही उस दूध को बेचकर 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। पेडलर को यकीन नहीं होता है। उसके यकीन को मजबूत करने के लिए बूढ़ा खिड़की के पास जाता है और अपने चमड़े की थैली नीचे उतारकर, एक जो खूंटी से टंगी होती है एक विंडो के पास, वहां से वह नीचे उतारता है और उसे दिखाता है और उस थैली में से वह 10 के 3 करोड़ रुपए निकाल के दिखाता है। 3 करोड़ उस समय की करेंसी थी। उसने उन्हें अपनी अतिथि के
आंखों के सामने रख दिया और फिर वापस दिखाकर उसे थैली में ठूस दिया, उसे हैंग कर दिया, टांग दिया। फिर जैसे तैसे रात हो जाती है। रात होने के बाद दोनों ही आराम कर लेते हैं, दोनों ही सो जाते हैं। सुबह है, क्रॉफ्टर जो है जल्दी उठ जाता है, फिर वह निकल पड़ता है अपने काम के लिए। उसी समय पेडलर जो है अपने बिस्तर पे सोया हुआ था और वह भी सोचता है कि जब घर का मालिक जग जाए तो घर के मेहमान को सोना नहीं चाहिए। यह सोचकर वह भी उठ जाता है और दोनों ही साथ निकल पड़ते हैं। पेडलर अपने रास्ते चला जाता है और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन जस्ट आधे घंटे बाद ही वह वापस उसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था, 30 करोड़ उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उसे वो पैसे लेना था, चुराना था। जैसे ही वह आता है, दरवाज़ा नहीं तोड़ता है, खिड़की के पास जाता है और उन पैसों को, खिड़की को तोड़ देता है और उन पैसों को निकाल लेता है। पैसे निकालने के बाद वहाँ से निकल पड़ता है। अपनी जेब में पैसे के साथ वह बड़ी चतुराई से भागता है और अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है। कहता है, हाउ स्मार्ट आई एम, और मैं कितनी सफलता के साथ चोरी को अंजाम दिया हूँ। जिस रास्ते से होकर जा रहा था वह 2 रास्तों में बटा हुआ था। एक पब्लिक हाईवे रोड था और एक जंगल का रास्ता था। अपने आप को बचाने के लिए उसने पब्लिक हाईवे को छोड़ दिया और जंगल का रास्ता पकड़ लिया। और जैसे ही जंगल में जाता है, 1 घंटा लगातार चलता है। 1 घंटे के बाद उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जंगल से वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। आफ्टर ऑल वह काफ़ी कंफ्यूजन में आ चुका होता है कि वह किस जगह पर आ गया है। कई बार तो उसे ऐसा लगा कि जहां से वो चलना शुरू किया वो उसी जगह पर आकर रुक गया है। अब उसे एहसास होने लगता है कि वह रास्ता भटक चुका है और वह जो जंगल था वह काफी भ्रमित जंगल था। अब उसे अपने ही विचार याद आने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि यह पूरा संसार कुछ भी नहीं है, यह एक चूहेदानी है और आज मैं इस चूहेदानी में फंस चुका हूं। अब उसकी बारी आ गई है। उसने अपने आप को एक चारा से धोखा दे दिया था और शायद इसी वजह से वह इस जंगल में फंस चुका था। पूरे दिन दौड़ता रहा, भागता रहा, किसी भी तरह से जंगल से बाहर निकलना चाहता था लेकिन नहीं निकल पाता है। अंत में शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है और आपको पता ही है जंगलों में अंधेरा पहले ही होता है, क्योंकि वहाँ घने पेड़ पौधे होते हैं जिसकी वजह से अंधेरा पहले ही, डार्कनेस पहले ही फैल जाता है। वहाँ अंधेरा होने लगता है और इसकी समस्याएं भी बढ़ने लगती है, क्योंकि दिन के समय में तो व्यक्ति अपने आप को सरवाइव कर सकता है, बट रात्रि के समय कैसे कोई सरवाइव करेगा। अंत में इसे महसूस होने लगता है कि अब इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से थक चुका था और इसे लगने लगा था कि अब इसकी मौत आ जाएगी, अब इसे कोई बचा नहीं पाएगा। अंततः वह जमीन पर गिरने वाला होता है और उसे फील होने लगता है कि अब वो मरने वाला है। जैसे ही वह जमीन पर अपना सर रखता है, उसे लोहे की चक्की से हथौड़े की वार की आवाज सुनाई देती है, जो किसी लोहे के मिल से आ रहा था। और जब वो आवाज को सुनता है तो वो पूरी ताकत इकट्ठा करता है और खुद को उस आवाज के पीछे लगा देता है और निकल पड़ता है। आगे की जो स्टेप्स आती है वो रेंजो परिवार का आयरन वर्क्स मिल था। जिस समय वह जिस आवाज को पीछा करते हुए निकला, वो आवाज एक मिल की तरफ से आ रही थी, जहां पर रेंजो आयरन वर्क्स का एक बड़ा प्लांट था। मास्टर स्मिथ जो एक लुहार है और उसका एक अप्रेंटिस जो एक सहायक है, भट्टी के पास अंधेरी जाली में बैठे थे और उस भट्टी में से कई आवाजें सुनाई दे रही थी। इस सब शोर के कारण लोहार ने भट्टी के पास खड़े पेडलर को नोटिस नहीं किया। यानी जब वह गेट खोलता है तो उसे नहीं पता चल पाता है कि उसके फॉर्ग में कौन आया है, क्योंकि उसके कारखाने में बहुत सारी आवाजें आ रही थी। कहीं कोयले का चटकना, आग का फटना, इस तरह की बहुत सारे शोर शराबे हो रही थी। लोहे के चलने की आवाज़, हथौड़े के चलने की आवाज़, इस तरह से सारी समस्याएं थी, जिसकी वजह से वह उसे नोटिस नहीं कर पाता है कि उसके मील में कोई व्यक्ति इंटर कर चुका है।
आमतौर पर गरीब या ऐसे ही घुमक्कड़ी लोग सर्दियों में खुद को गर्म करने के लिए वहां आते थे और उसने रहने की अनुमति मांगी और लोहार ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। यानी वह पूरी तरह से उसकी तरफ पलटकर देखा भी नहीं कि सामने कौन है, क्यों आया हुआ है, क्या रीजन है, क्या कह रहा है, कैसे आया है। कोई भी डिस्कशन वह उसे नहीं करता है, बल्कि सर हिला देता है और उसे आधे मन से इजाज़त दे देता है। अब अगला जो कैरेक्टर है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है, आयरन मास्टर, यानी उस मिल का जो मालिक था वह है आयरन मास्टर, और जो वहाँ पे बैठे थे वो वहाँ के मजदूर थे, वर्कर्स थे। आयरन मास्टर दिनों रात अपने कारखाने में आता था और उनका सर्वे करता था और हर दिन निरीक्षण करता था। उस रात भी आया जिस रात यह पेडलर या घुमक्कड़ी यानी रेड ट्रैप सेलर जिस रात इंटर किया था, जिस समय, उसी के थोड़ी ही देर बाद वह भी आता है। और जैसे ही वह अपने फोर्ग में प्रवेश करता है अपनी गाड़ी के साथ, तो उसने क्या देखा, एक लंबा सा व्यक्ति जिसे दाढ़ी है, जिसे कपड़े फटे चिटे हैं, वह वहां पेडलर को देखता है। वह देखता है कि वह उस आग के भट्ठी के पास खड़ा है। उसके कपड़ों से भाप आ रही थी और भीगा हुआ था, उसके सर पर एक टोपी थी। आयरन मास्टर ने उसे सामने से उसको स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश किया। उसके सिर से उसकी टोपी को हटा देता है और उसके चेहरे को देखता है, और जब देखता है तो क्या होता है, देखता है उसे लगता है कि यह तो उसका कोई अपना रेजिमेंट का एक पुराना साथी समझ लेता है। उसको निल्स ओलिफ के नाम से पुकारता है। निल्स ओलिफ, यह नाम याद रखिएगा। जिस व्यक्ति को वह समझ रहा था वह निल्स ओलिफ समझ रहा था। उसने पेडलर को घर आने के लिए आमंत्रित किया और उसे अपने साथ इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, यह कहते हुए उसे समझा रहा था। लेकिन वह पेडलर घर जाने को तैयार नहीं था। वह स्वेच्छा से ही अपने आप को शेर की मांद में फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह व्यक्ति जिसे समझ रहा है वह नहीं है और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर आयरन मास्टर चाहता था कि वह क्रिसमस डे पर उसके साथ रहे, उसे बहुत मोटिवेट करता है, बताता है यार देख, मेरे घर पर मेरे कोई नहीं है, मेरे बेटे अब्रॉड हैं, बाहर हैं, मेरे घर पर मेरी बेटी है और मैं हूँ, हम दोनों ही साथ साथ रहते हैं और अगर तुम साथ आओगे तो हमारे घर में एक अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन पेडलर जाने को तैयार नहीं था। आयरन मास्टर समझ चुका होता है कि वह उसके साथ जाने वाला नहीं है और अंततः वह उसे विदाई लेता है और घर चला जाता है। अगला जो कैरेक्टर है उसकी बेटी है। घर जाकर वह अपनी बेटी को समझाता है, सारी बातें बताता है। तो उसकी बेटी, जिसका नाम इडला विल्मनसन है, ये नाम याद रखिएगा, इसका कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस चैप्टर में 4 कैरेक्टर मुख्यतः हैं, जिसमें एक पेडलर यानी रेड ट्रैप सेलर खुद है और दूसरा जो कैरेक्टर है वह बूढ़ा व्यक्ति है जिससे वह उसके घर पर मिला था, जहां से वह 30 करोड़ रुपए चुराया था। तीसरा कैरेक्टर आयरन मास्टर खुद था और चौथा कैरेक्टर उसकी बेटी है। आयरन मास्टर डरा हुआ है। पेडलर को मनाने के लिए वह बेटी एडला विल्मनसन को भेजता है। उसे शायद समझाने में या उसे मोटिवेट करने में वह फेल हो चुका था, लेकिन उसे लगता था कि कहीं ना कहीं महिलाओं में किसी को मोटिवेट करने की ताकत अधिक होती है। आयरन मास्टर के जाने के आधे घंटे बाद उसकी बेटी इडला विल्मनसन उस स्वर्ग में प्रवेश करती है और जैसे ही वह आती है वह देखती है उस भट्टी के पास लोहे का तकिया बनाकर वह रेड ट्रैप सेलर सो रहा था और अपने सर पर, अपने चेहरे पर अपनी बड़ी सी टोपी रखा हुआ था। और जैसे ही उसकी बेटी आती है और उसके सिर से टोपी को हटाती है तो वह एक आंख को खोला हुआ था और एक आंख बंद किया हुआ था, क्योंकि रोशनी उसके आंखों के सामने चमक रही थी। वह सोना चाहता था। जैसे ही वह सामने लड़की को देखता है, डर के मारे उठकर बैठ जाता है। सरप्राइज हो जाता कि आखिर इस मील में इतनी रात को एक लड़की क्या कर रही है। तो वह उसे किसी तरह से मनाने की कोशिश करती है, सारी डिटेल्स बताती है कि मेरे पिता ने ही मुझे भेजा है और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ रुकना चाहते हैं। वह उसे दिलासा देती है कि उसे उसके घर जाना चाहिए
और उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। वो जितनी आज़ादी, जितनी फ्रीडम से उसके घर जाएगा, उतनी ही आज़ादी से वह वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। बस वह रिक्वेस्ट करती है कि एक दिन के लिए, यानी क्रिसमस डे के लिए, वह उसके साथ उसके घर चले। इतना बातें होने के बाद उस पेडलर को लड़की के बातों पर यकीन हो जाता है और वह उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और वैलेट उसे एक जो जैकेट, उसके साथ वैलेट होता है, वैलेट मीन्स होता है जो ड्राइवर चलाते हैं, जो नौकर होते हैं, उन्हें कह सकते हैं वैलेट। यानी लड़की के साथ जो वैलेट आया हुआ था, उसके हाथों में क्या था, एक जैकेट था, एक रोवेदार जैकेट था जो उसे पहनाने के लिए लाया हुआ था और वह उसे पहनाने के लिए देता भी है और उसे पहनाया जाता है। और जैसे ही वह घर आता है, घर पर वैलेट ने उसे नहलाया, उसके बाल काटे, उसके शेविंग वगैरह की और उसे अच्छे सूट पहनाए जो आयरन मास्टर का था। अब चूंकि बाप बेटी दोनों आपस में बातें कर रहे थे, बेटी अपने पिता से कहती है पिताजी, जब मैंने उसको पहली बार देखा, व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम ही वाज नॉट लुकिंग लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, मुझे नहीं लगा कि वह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वह उसे समझाती है और उसके पिता कहते हैं, बेटी मैं भी एम्बैरेस्ड था, क्योंकि वो जिस कंडीशन में था, मैं भी इस चीज़ को देख के काफ़ी एम्बैरेस फील कर रहा था। लेकिन याद रहे, वह जब कपड़े अच्छे पहन लेगा और सारी चीज़ें फ्रेश हो जाएगा तो वह उसकी जो गंवार जो लुक है वह उसके कपड़ों के साथ समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही कपड़े वगैरह मेंटेन करके इसको सामने लाया जाता है, दरवाज़ा खुलता है, बाप बेटी दोनों ही उसको देखते हैं और जैसे ही आयरन मास्टर उसे देखता है, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी होती है, क्योंकि वह जिसे समझता था, जहां पर वह गलती कर चुका था, अब वह गलती करने वाला नहीं था। अभी उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो बिल्कुल ही नील्स ओलिव से डिफरेंट था, क्योंकि वह उसका दोस्त नहीं था। कोई भी व्यक्ति रात के अंधेरे में गलती कर सकता है, दिन के उजाले में नहीं। और यही उसके साथ भी हुआ और वह उसे देखते ही उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसके ऊपर बरस पड़ता है। और पेडलर को पता चल चुका होता है कि वह बेनकाब हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने आयरन मास्टर से कहा कि श्रीमान जी, यह गलती उसकी नहीं है, उसने किसी को धोखा नहीं दिया है, उसने कभी भी एक गरीब पेडलर से कुछ भी होने का दिखावा नहीं किया था। उन्होंने केवल फौज में जाने की भीख मांगी थी। वह अपने पुराने कपड़ों को फिर से पहन लेगा और जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, विलमेंसन रिक्वेस्ट करती है। वह घर से निकलने के लिए तैयार होता है। आयरन मास्टर उसे शरीफ को सौंपने की बात कहता है। शरीफ मतलब होता है कोई अधिकारी या पुलिस कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही शरीफ की बात होती है, पेडलर उसे समझाता है कि यह दुनिया एक रेड ट्रैप है। आज जिस तरह से मैं चूहा बनकर फंसा हुआ हूँ, मुझे पुलिस वाले ले जाएंगे और बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसी ही घटनाएं होंगी और तुम भी ऐसी चीज़ों के शिकार हो जाओगे। आयरन मास्टर हंसता है और फिर उसे घर से जाने के लिए कहता है जोक्स तो तुम बेटा बहुत अच्छा मारते हो, बट यहाँ से अब तुम जितने जल्दी हो मेरे सामने से दूर हो जाओ। और जैसे ही वह दरवाजे की तरफ निकल पड़ता है, उसकी बेटी आकर खड़ी हो चुकी होती है। इडला विल्मेंसन खड़ी हो चुकी होती है और सीधे ही वो मना कर देती है कि पिताजी, मुझे लगता है कि आज इसे जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज क्रिसमस डे है और क्रिसमस डे के दिन हम किसी व्यक्ति को घर से ऐसे ही भेज नहीं सकते हैं। हमने इससे वादा किया है कि हम इसका क्रिसमस डे बहुत अच्छे से, बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्पेंड करेंगे। उसकी बेटी पूरी तरह से अपने पिता का विरोध करती है और उसे रोकने की जिद करने लगती है और उसके पिता भी उसकी बेटी को रोक नहीं पाते हैं और अंततः इडला जो है उसके हाथों को पकड़ कर लाती है और उसके लिए जो भोजन बनाई थी रख देती है खाने के लिए और वह खाने लगता है, क्योंकि भूखा था, उसकी इच्छा तो नहीं थी लेकिन फिर भी वह खाने लगता है। काफ़ी मन में उसके भी बहुत सारे आश्चर्य थे कि आखिर ये लड़की मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है। फिर इसी तरह से उस समय बातें खत्म हुई। अंततः अपने पिता से एक और रिक्वेस्ट करती है
कहती है पिताजी ये अपनी पूरी लाइफ तक घूमता रहा, टहलता रहा, चलता रहा, लेकिन कभी भी इसे आराम नहीं मिला होगा और मैं चाहूँगी इसको पूरी लाइफ में एक दिन हम इसको सुकून दे, एक अच्छी लाइफ दे जिसमें अपने आप को रिलैक्स कर सके। पेडलर जो है पूरे दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ सोया। दोपहर को खाना खाया, सो गया। शाम को भी उसे जगाया गया और उठता है एक पल के लिए, फिर खाना खाता है, फिर सो जाता है। इसी तरह से सुबह में भी होता है। सुबह में अगले दिन यानी क्रिसमस डे के अगले दिन जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों ही जग जाते हैं और दोनों ही क्रिसमस के लिए प्रे के लिए चर्च जाते हैं, तो उस चर्च में उन्हें एक सनसनीखेज खबर सुनने को मिलती है। उन्हें वहां पता चलता है कि उनके मिल में काम करने वाले क्राफ्टर को किसी ने लूट लिया था, जो पैसे से चूहेदानी बेच रहा था। आयरन मास्टर ने सेवक से पूछा। आयरन मास्टर जब ये बात सुनता है तो उसे डर होने लगती है कि अभी भी वह हमारे ही घर में है और उसे संदेह हो जाता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसे लूटा है। और जैसे ही दोनों चर्च से घर आते हैं, उसके पिताजी नौकर से पूछते हैं कि क्या वह व्यक्ति अभी भी घर के अंदर है, तो नौकर कहता है वह तो जा चुका है। और उसके पिता पूछते हैं कि क्या कोई जाते वक्त वह कोई सामान तो नहीं ले गया हमारे घर से, तो कहता है नहीं, वह जाते वक्त कुछ नहीं ले गया बल्कि दे गया है, उसने एक थैला दे दिया। इसके विपरीत उसने विल्मेंसन के लिए एक छोटा पैकेज छोड़ दिया है। अब ये छोटा पैकेज क्या था? विल्मेंसन के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट था। ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट और क्लाइमैक्स की तरफ है। काफी अच्छी स्टोरी है। तो जैसे ही वह लड़की उस पैकेट को खोलती है और वह खुशी से चिल्ला के रोने लगती है, उसने एक क्या देखा? उसमें एक छोटा चूहा दानी मिला, उसमें एक रैट ट्रैप मिलता है और उस रैट ट्रैप के अंदर 10 कोरोनर के नोट, मुड़े हुए जो नोट उसने चोरी किए थे, उस रैट ट्रैप के अंदर उसने रखे हुए थे। चूहेदानी में एक और चीज था जो एक लेटर था जिसे उस रैट ट्रैप ने लिखा था। जब उसने लेटर को खोला तो उसमें क्या देखती है? एक लेटर था जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसने लिखा, हॉनर एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, फॉर आई डोंट वॉन्ट यू to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. और आगे लिखता है, written with friendship and high regard, कैप्टन वॉन स्टेल। उसने यही लिखा कि उस लड़की के लिए लिखा कि क्योंकि तुम पूरे दिन मेरे प्रति अच्छी रही, मानो मैं कोई कप्तान हूँ, मैं बदले में आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ, जैसा कि मैं सचमुच में कोई कैप्टन हूँ। आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करती थी जैसे मानो मैं कोई कैप्टन हूँ। मैं क्रिसमस के अवसर पर एक चोर द्वारा आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता हूँ, लेकिन आप यह धन सड़क के किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हो जिसने गरीब पैडलर को लालच में डालने के लिए खिड़की की फ्रेम पर थैला लटका रखा है। यह चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार के चूहेदानी में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन का दर्जा ना दिया गया होता, क्योंकि इस तरह उसे स्वयं को साफ करने में शक्ति मिली, जिसकी वजह से वह खुद को उन सब चीज़ों से बाहर कर सका। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा रहा ये चैप्टर? यदि वीडियो अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के नोट्स हम आपको जल्द ही इसी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।